प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी करार दे दिया गया। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब गिरफ्तारी हुई थी परसों, तो उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था, लेकिन आज इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत हुई। अब इस पर तनकीद का सिलसिला जारी है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और कहा जा रहा है कि जी ये इमरान खान को फेवर दी गई है, इमरान खान के साथ खुसूसी सलूक किया गया है, खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इस पर ट्वीट्स भी हो रही हैं, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, इस पर राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया है, इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मरीम नवाज़ ने ट्वीट भी की है और कहा जा रहा है कि ये खुसूसी इंतज़ाम इमरान खान के लिए किया गया है और उनको जो है वो अब कल के लिए बेस्ट विशेस दी गई हैं, आज रात गप्पे लगाने का कहा गया है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कानूनी तौर पर ये कितना बड़ा रिलीफ है और क्या इमरान खान का अब इम्कान क्या है कि कल उनको जब 11 बजे पेश करना है तो क्या उनकी प्री अरेस्ट बेल हो जाएगी। इस तरह के केसेस में क्या होता है, प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है या अगेन इमरान खान की अगर बेल डिनाई की जाती है तो क्या उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या मंजरनामा अब होने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें हुई उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आर्गूमेंट ज़्यादा जिन पर बात हुई। एक तो ये कि अहाता अदालत में हो सकती थी गिरफ्तारी, नहीं हो सकती थी, फिर जो वायलेंस हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, और फिर जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है उस केस में कितने नोटिस हुए हैं, इमरान खान को क्या उसमें पेश होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इन तमाम चीज़ों पर आज बहुत तफसील के साथ सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुई। कुछ पॉइंट्स हम भी ज़ेर बहस लाते हैं। मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और इस केस में पटिशनर भी हैं या पटिशनर के वकील हैं, और राजा आमिर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने आज ये केस लड़ा। इनसे बात करेंगे। आमिर ज़ाद साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। राजा आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में आपने चैलेंज किया, इस दरख्वास्त को लेकर आया, आज आपने आर्गूमेंट भी दिए। क्यों आपको लगता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वहाँ पर, क्योंकि बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार किया जाना, इस पर डिबेट तो पहले से हो रही थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका था। आप कुछ मिसालें लेकर आए, कुछ रेफरेंसेस लेकर आए, कुछ माजी के जो केसेस थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से भी किसी को गिरफ्तार किया गया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी। तो वो 2-3 केसेस के आपने हवाले भी दिए, तो क्यों आप कॉन्फिडेंट थे कि इमरान खान को इसमें रिलीफ मिल सकता है और ये कितना बड़ा रिलीफ है? देखिए, ये रिलीफ जो बेसिकली है ना, इस मुल्क में जो हमारा एक अदालती सिस्टम है जिससे लोगों को ये एक एहसास होना शुरू हो गया था कि शायद इस मुल्क में अदालतें नहीं रहीं और माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और नौबत यहाँ तक आ गई कि अहाता अदालत, नॉट ओनली अहाता अदालत, अदालत के एक ऑफिस में से, और जहाँ पे क्या किस लिए साइलिन आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हम अदालत का दरवाज़ा नॉक करने आए हैं, हम अदालत के सामने सरेंडर होने आए हैं, हम अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं और जो हमारा राइट टू फेयर ट्रायल है, आर्टिकल 10A है, हम उसको इन्वोक करने के लिए आए हैं कि जनाब आइन ये कहता है हमें वो हकूक़ दिए जाएं। और उसको अगर इस धौंस से, इस तरीके से सबोटाच कर दिया जाए कि आप एक वारंट्स की एग्जीक्यूशन के लिए आप आते हैं अदालत में, 80-90 कमांडोज आ जाते हैं, रेंजर्स आ जाती है, रजिस्ट्रार से पूछते नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त नहीं ली जाती, और वो आके दरवाज़े तोड़ते हैं, विंडो पेंस तोड़ते हैं और वहाँ पे आके मैन हैंडल करते हैं, वकला के साथ ज़्यादती करते हैं, उनकी आँखों में चिली स्प्रे करते हैं, और उसके बाद वो एक शख्स जो कि व्हील चेयर पे है उसको कॉलर से पकड़ते हैं और खींच के ले जाते हैं कि जी रहने दो। और कहाँ ले जाते हैं कि जी चेयरमैन नैब ने एक वारंट्स निकाले थे जिसमें नैब खुद कहीं हमें ना उस हाई कोर्ट में नज़र आ रही है ना उस टीम में है, और आज आके बताया नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल में कि जनाब हमें नहीं पता कि ये कौन लोग आए थे, हमने तो एक इंटीरियर सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया था। हालांकि मैं जो कॉन्फिडेंट था ऑन 2 स्कोर्स था। एक तो ये जो चेयरमैन नैब ने वारंट्स निकाले हैं, ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत बिल्कुल गैर कानूनी वारंट्स हैं, किसी भी तरीके से ये सस्टेन नहीं हो सकते, ये वारंट्स बरकरार नहीं रहेंगे और अल्टीमेटली ये वारंट्स खत्म होंगे। और इन वारंट्स के तहत जो अरेस्ट है, क्यों आपको लगता है गैर कानूनी है? उसमें मैं बताता हूं कि जो नैब कवानीन है उसमें अरेस्ट
जो आप देख रहे हैं जो एक अमेंडमेंट्स आई हैं, हमेशा से आपने सुना होगा कि ये पार्लियामान में और हुकूमत में कि जी ड्रैकोनियन लॉज हैं। ड्रैकोनियन लॉज पे कहा जाता था कि चेयरमैन नैब को लामहदूद पावर दे दी है अरेस्ट करने की, जिसको चाहते हैं अरेस्ट करते हैं, जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं अरेस्ट करते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट की और उसमें लिख दिया कि जो अब अरेस्ट है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा, इंक्वायरी में नहीं होगा। 28 अप्रैल को ये गया इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे और यकम को 2 दिन के बाद अरेस्ट वारंट्स आ गए। उसी सेक्शन 24 में सब क्लॉज सी में लिखा है कि जब इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होगा तो आप उसको रिपीटेडली वो अवॉइड करें। नोटिस भेज रहे हैं, वो नहीं आ रहा, नहीं। इस केस में एक भी नोटिस नहीं भेजा गया, जो कि आज अदालत में उन्होंने माना कि हमने इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कन्वर्ट हुआ एक नोटिस नहीं भेजा और इंक्वायरी में भी सिर्फ एक नोटिस भेजा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट कि जब एक इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी है, मस्ट है कि आप वो इंक्वायरी रिपोर्ट उस एक्यूज को दें कि जी ये वो इंक्वायरी रिपोर्ट है, अब हम आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके अलावा अदालतों की जो सैंक्टिटी है सर, और जो राइट टू जस्टिस है, ठीक है, इस पे ये फैसला भी आया कि राइट टू जस्टिस किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता। चलिए वो फैसले के 2 पैराग्राफ में अभी जरा उसको शेयर करता हूं, लेकिन पहले एक चीज बहुत डिस्कस हुई आमिर जाद साहब, और वो ये बार बार आज अदालत में बात हुई, खासतौर पर इमरान खान जब आए उसके बाद फिर बात हुई कि ये जो वायलेंस हुई है इसके जिम्मेदार इमरान खान है या नहीं है। तो और फिर अभी भी ये बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है। आपकी राय में इमरान खान ने कह दिया कि जी मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ, मुझसे फोन ले लिए गए, मेरा राब्ता खत्म हो गया, तो मैं तो अभी तक नहीं जानता कि बाहर हुआ क्या है। तो आपके ख्याल में इमरान खान कितने जिम्मेदार हैं इस वायलेंस के? अच्छा देखिए, इमरान खान ने कोई गैर मंतकी बात तो नहीं की। जाहिर है कि जब वो अरेस्ट हो गए तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, और कारकुन जो हैं वो अब कारकुन कह लें, उनके हमायती कह लें, चाहने वाले कहते, उसमें यकीनन ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं कि मुजाहिरीन के अंदर के जो शरपसंद हो वाकई है, जिनके अज़ाइम कुछ और हों, तो ये सब वो हो सकते हैं। लेकिन उनका ही जो मौक़िफ़ है कि जब मुझे अरेस्ट कर दिया तो उसके बाद तो फिर जाहिर है कि फ़ोन भी आपसे ले लिया गया, आपका दुनिया से राब्ता भी मुनक़ता हो गया, तो फिर आप तो जिम्मेदार नहीं हुए कि बाहर जो कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में तो उनको इल्म भी नहीं होगा। इसका उन्होंने इज़हार किया भी कोर्ट में कि उन्हें तो जाहिर है कि जब आप आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसमें बिल्कुल ये बात पक्की होती है कि उसको ये नहीं पता होता कि जनाब मतलब अखबार भी अगर आता है तो किसी की मर्जी से आता है, फोन का तो सवाल ही नहीं होता, मीडिया उसके दस्तरस में नहीं होता। बिल्कुल गैर मंतकी बात नहीं की मुझे। लेकिन असल जो हैरत हुई है और दुख हम सब तमाम पाकिस्तानियों को होना चाहिए, वो इस बात पे होना चाहिए कि हुकूमत का रद्द-ए-अमल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आया है। बात ही मैं समझता हूँ कि जितनी धमाका खेज सूरत हाल थी पाकिस्तान में, और जितना आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकले हुए थे, पंजाब में, तक कराची में जो है लोग बड़े मायूस भी थे, गुस्से में भी थे, दिल बर्दाश्ता भी थे, उसमें इस फैसले की वजह से वो जो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर होता है ना, सियासी शिद्दत में कमी का आना, उसको मौका मिला है। तो हुकूमत को तो एक तरह का फेस सेविंग मिल गया और उनको शुक्रगुजार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन हम देखते हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा हों, मरियम नवाज साहिबा हों, ताड़र साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, उन्होंने जो जबान जो लबो लहजा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया वो नाकाबिले माफी है, सीधा सीधा कंटेम्प्ट का केस है। आप ये कर ही नहीं सकते। एक अगर आदमी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी भी शख्स के साथ हो रहा है, उसके पास सुप्रीम कोर्ट या आला दलिया के अलावा कोई दरवाजा नहीं है खटखटाने के लिए। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल में ये एक गलत रिवायत जो है नून लीग डाल रही है। कल को देखें, एक जमाना था कि पीटीआई के लोग हवाओं में उड़ते थे और कहते थे जिसको चाहा पकड़ लिया। आज वो लोग जो है जबर का शिकार है, मुश्किल का शिकार है। कल को पहिया घूमते हुए देर नहीं लगती कि कौन कब हिज़्ब इख्तिलाफ में होगा और कब क्या हो रहा होगा। तो होना ही चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को आप गैर मुतनाज़ा रखें। अदालत से अगर किसी को रिलीफ मिलता है तो भाई शुक्रगुजार हूँ। कल आप पे भी ये वक्त आ सकता है, जेन्युइन केसेस थे और आप पे जो केसेस बने वो पीपल्स पार्टी ने बनाए, पीपल्स पार्टी के ऊपर जो केसेस बने वो नून लीग ने बनाए। तो मैं समझता हूँ जो इस वक्त तशवीश की बात है वो रद्द-ए-अमल है हुकूमत का। तो मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लोगों को मजीद बजाय इसके कि आंच को ठंडा करें, लोगों का गुस्सा कम करें। एक बार फिर बातचीत का मौका फराहम हुआ है, आप उसकी जगह मजीद वो कहते हैं आग में तेल डाल रहे हैं। ये जमाने में पनपने की बात नहीं होती। पता नहीं हुकूमत की क्या अज़ाइम है। जी सही है। हारून साहब, ये बड़ी बात हो रही है कि इमरान खान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ मिला है। आप क्या इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इमरान खान को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ मिला है?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ इस हद तक है कि वो प्री अरेस्ट की एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने और दे दी है, और ये तो वैसे तो एक और दे दी है। एक और पहले ऑलरेडी प्री अरेस्ट बेल के लिए ही वो गए हुए थे। हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी तो उस वक्त मिली नहीं ना उनको। वो नहीं मिली और अरेस्ट हो गए थे। हाँ। अब ये दोबारा उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि कल जाके दोबारा कर लें जी, बेल मूव कर दें, और वो फिर अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है वो तो कंप्लाई हो। नहीं, लेकिन जब आप ये कहें कि अहयाता अदालत से गिरफ्तारी नहीं हो सकती तो उसके बाद तो फिर यही होना था ना कि जी जाएं और जाके आप वही वाला स्टेटस आपका बहाल है, आप बेल के लिए आए थे, आप बेल के लिए जाएं, और अगर बेल नहीं मिलेगी तो गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं, लेकिन वो जो हाई कोर्ट का आर्डर था उन्होंने गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर दिया था, जिस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में वो आर्डर चैलेंज हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर कर दिया है कि वो चूंकि खान साहब का भी रिकॉर्ड तो ठीक नहीं है, कल पता नहीं पेश हो ना हो, तो इसलिए उन्होंने पाबंद कर दिया कि कल जाके इसलिए पाबंद किया, इसलिए उसको गेस्ट हाउस में रखा है। जी जी, ताकि तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि कल जाके बेल। नहीं, लेकिन वो पहले भी तो अदालत में आए ही थे ना पेश होने के लिए, प्री अरेस्ट बेल के लिए। नहीं, वो ये भी अब कंफर्म नहीं है कि वो इस केस में आए थे कि किस पे। इस केस में डायरी नंबर लग गया था। नहीं, उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं जी वारंट नहीं दिखाया। अगर वारंट नहीं दिखाया तो फिर तो बेल उन्हें करवाने की जरूरत ही नहीं थी, अगर वारंट इशू नहीं हुआ होगा तो। वारंट अगर इशू हुआ है तो अगर इस केस में हुआ है, फिर इस केस में बेल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए। नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ये बहस तो हुई है ना आमिर साहब के इस केस में डायरी नंबर लग गया था, लेकिन इस बात का जवाब देना कि अगर इस केस में ये उनके पास वारंट उनको दिखाए ही नहीं गए तो फिर वो बेल कैसे ले रहे थे? भाईजान हारून साहब भाई हैं हमारे, शायद मतलब फैक्ट्स नहीं पता इन्हें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने जो अल कादिर ट्रस्ट है उसमें प्री अरेस्ट बेल के लिए नहीं गए थे, उसमें उन्होंने एक रिट पिटीशन लगाई थी जिसको नंबर लग गए थे डायरी नंबर, और रिट पिटीशन में उन्होंने कहा था कि चूंकि हमें पता चला है कि ये इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो गई है, तो हमें कानून के मुताबिक वो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो दी जाए, और मीनवाइल नैब अथॉरिटीज़ को कोई ऐसे कोर्सिव एक्शंस लेने से रोका जाए। देयर वाज नो बेल बिफोर अरेस्ट। और जो वारंट्स हैं उसका तो उन्हें इल्म ही नहीं था कि वारंट्स हमारे खिलाफ हैं। तो इसके बाद उन्होंने जब पिटीशन फाइल कर रहे थे तो नैब ने एक अनलॉफुल वारंट्स जो उनसे थे, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो कानूनी तौर पे अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकते, उन्होंने ये रेड कर दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जैसे है कि जी उन्हें प्री अरेस्ट की एक मिली है, अब वो सुबह जाएंगे, उनकी दो चीज़ें हैं। एक तो वो वही पिटीशन जो उनसी है इट वुड कंटिन्यू फ्रॉम वेयर इट स्टॉप्ड। उन्होंने कहा क्लॉक हैज़ बीन रिवर्स्ड, उसी दिन जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट्स दे रहे थे, जहाँ पे आप अपना करा रहे थे, तो वहीं से आप दोबारा इसको शुरू किया जाएगा। तो वो पिटीशन आ जाएगी, साथ वो ट्रांजिटरी बेल मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉ ये है कि अब नैब की अदालत को भी इख्तियार है कि वो ज़मानत दें। तो पहले हमेशा नॉर्मली यही होता है कि आपने ट्रायल कोर्ट में ज़मानत के लिए दरख्वास्त देनी है, बेल बिफोर अरेस्ट लगेगी नैब कोर्ट में, ट्रांजिटरी बेल होगी, और साथ ही वो जो वारंट्स हैं उसको चैलेंज कर दिया जाएगा कि ये वारंट्स चेयरमैन नैब निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वारंट्स को बड़ी लिमिटेड स्कोप है कि जहाँ पे कोई शख्स इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ही नहीं कर रहा, आपने नोटिस ही नहीं भेजा, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे ज्वाइन करेगा? उसको तो एक नोटिस आया था ना, 2 मार्च को एक नोटिस आया था भैया। वो जो नोटिस आया था वो इंक्वायरी में आया था। हाँ, इंक्वायरी में आया था। इन्वेस्टिगेशन में नोटिस होता है, उसमें भी तो देखे ना, मदर साहब ने कहा कि आपको खुद उसमें अपीयर होना चाहिए था, जाना चाहिए था। आया था, उन्होंने फिर उस नोटिस को सेटिसाइड कर दिया था, उन्हें कहा था कि आप पार्टिसिपेट करें इंक्वायरी में। मैंने वो फिर भी उन्होंने नहीं किया, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन में शिफ्ट हो। उसमें मदर साहब को मैंने बड़ी तफसील से ये बात बताई थी कि जनाब वो पहला नोटिस आया, उसको प्रॉम्प्टली जवाब दिया गया उसको डिटेल में कि जनाब नैब कवानीन के तहत अब जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपने 2 चीज़ें बतानी है कि आप हमको एज ए मुजरिम बुला रहे हैं, मुलजिम बुला रहे हैं, या आप एज ए विटनेस। फिर आपने हमें वो तमाम ग्राउंड्स, तो उसका जवाब रिपीटेड नोटिस आने चाहिए थे, उसका भी जवाब नहीं आया। यहाँ 2 दिन में आप कहते हैं कि जी 28 अप्रैल को अगर इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होता है, पहली को आप अगर निकाल देते हैं वारंट्स, तो 2 दिन में दुनिया की अच्छा, अभी हसन रजा पाशा साहब थे कुछ देर पहले हमारे साथ शो में, वो कहते हैं कि जी रिपीटेड नोटिस की जरूरत तब पड़ती है जब एक नोटिस किसी को रिसीव ना हुआ हो।
अगर रिसीव हो गया है और उसने उसका जवाब भी दिया तो फिर दूसरे रिपीटेड नोटिस की इसकी जरूरत नहीं है, या मंशा है उसी कानून की? देखिए, एक नोटिस कभी तो इन्वेस्टिगेशन में नहीं हुआ। आज आपके सामने नैब वालों से जब पूछा गया कि जब ये इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुआ है, आपने कोई नोटिस दिए कि इनको बुलाया, आपने जो इंक्वायरी की वो रिपोर्ट दी इनको, जिस पे दोनों पे जवाब नफी में था। तो जहाँ तक ये बात है कि जो मेरिट्स की बात है वो तो अब चलेगा नीचे, वहाँ पे पता चलेगा। अदरवाइज ये जो अरेस्ट था ये टोटली एक गैर कानूनी, एक गैर आइनी उन्होंने कहा है, ना सिर्फ गैर कानूनी कहा है, उन्होंने गैर आइनी कहा है कि जनाब आइन में जो आपने आर्टिकल्स पढ़े 10A है, 4 है, 14 है, दूसरा उसका जिक्र कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो हुकूमत ने एक मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की, ये इट्स टोटली। और नैब का आपने जवाब सुना कि जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारे तो इल्म में नहीं। हालांकि कानून ये है कि नैब का जो आई होगा मौके पे होगा और जैसे ही अरेस्ट होता है उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने हैं कि जनाब हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनके तो इल्म ही नहीं कि हमने अरेस्ट किया, कहाँ से किया, किसने किया, अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ। वो एडवोकेट जनरल कहते हैं जी पुलिस की निगरानी में रेंजर्स ने किया। भाई क्या ज़रूरत थी 80 अफराद, ये हाई कोर्ट के सदर भी रहे हैं गालिबन, ये हमारे बार के लीडर भी हैं, इनके इल्म में है कि जी अदालतों में इस किस्म का दावा बोलना, ये मैं ख्याल सबसे पहले खुद सामने खड़े होंगे कि जनाब ये कौन सा तरीका है कि वकला, और स्टेटमेंट भी आई हमारी बार की तंजीमों की तरफ से वकला को जख्मी किया गया। एक्चुअली गिरफ्तारी मैं यही कहता हूँ कि इस तरह जिस तरह गिरफ्तार हुए थे इहाता अदालत में, वो गिरफ्तारी इहाता अदालत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो चैलेंज हुई है और हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि गिरफ्तारी तो ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते इससे एक रास्ता मिल जाएगा कि आइंदा कोई भी अदालतों के ऊपर फिर एतबार नहीं करेगा और फिर वो अदालत के पास सरेंडर करने के लिए कैसे आएगा? मिला रास्ता, अगले ही दिन पुलिस के दोस्त पाए जाते हैं, असद उमर साहब को अदालत के अंदर से पकड़ लेते हैं। अदालत में प्री अरेस्ट के लिए इसीलिए आते हैं लोग कि हम इनोसेंट हैं, हमें फाल्सली इन्वॉल्व किया गया इस केस में। ये बात नहीं है। वो बात आपकी ठीक है, राशा भी ठीक कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे आए, लेकिन जो उन्होंने रेट पिटीशन दायर की थी वो उसी रेट पिटीशन में ही बेल की प्रोविजन है कि इन्हें मुझे गिरफ्तारी से रोका जाए, वही प्रोविजन थी। लेकिन वो गिरफ्तार हुए और हाई कोर्ट ने कहा जी गिरफ्तारी ठीक है, चूँकि कोर्ट में फाइल नहीं गई थी, सिर्फ बायोमेट्रिक की हद तक था। और उस हद तक भी मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट प्रीमिसेस में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया तो वो फिर गिरफ्तार हो गए, उनका 8 दिन का रिमांड हो गया। अगर 8 दिन का रिमांड हो गया तो वो फिर चैलेंज हुआ है। तो चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर पेश किया है, पास किया है कि वहीं पे जाएं और जिधर आपने इनिशिएट किया था, प्रोसेस जो इनिशिएट हुआ था वहीं से शुरू। बिल्कुल सही है। अच्छा आमिर ज़ा साहब, एक आज और भी चीज़ डिस्कस हुई है। नैब से पूछा गया कि जी आपने किसको खत लिखा था इसको अपने वारंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो कहा गया कि हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को खत लिखा था और उनसे कहा था कि जी इसको एग्जीक्यूट करवाएं। तो फिर वहां सवाल हुआ कि इमरान खान लाहौर के रिहायशी हैं और उनका परमानेंट एड्रेस भी लाहौर का है और वो रह भी लाहौर में रहे हैं एक जमाने से। तो जब इमरान खान लाहौर में रहते हैं तो पंजाब हुकूमत को क्यों नहीं खत लिखा गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को क्यों लिखा गया? तो क्या पहले ही ये प्लान बना लिया गया था कि इमरान खान जब इस्लामाबाद आएंगे तो यहां से इहाता अदालत से उनको गिरफ्तार किया जाएगा? तो आप इसमें कोई क्या चीज देखते हैं कि क्योंकि कोर्ट ने ये सवाल उठाया, जाहिर है अभी इस पर कोई फैसला वगैरह ये उसमें तो नहीं आया, लेकिन वारंट का एग्जीक्यूट होना और इमरान खान की गिरफ्तारी की एग्जीक्यूशन का जो अमल है, ये अमल आपके ख्याल में लॉफुली हुआ है, ठीक हुआ है? नहीं, इहाते को छोड़कर बाकी इसके पहलुओं पर मैं बात कर रहा हूं कि लाहौर में होना चाहिए था ये बजाय इसके कि इस्लामाबाद में होता। देखिए पूरी गिरफ्तारी और पूरा अमल उसमें शफाफियत नहीं है और बदनीयती पे मबनी है। बिल्कुल जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि भाई अगर वो लाहौर में रहते हैं तो अगर कोई खत जाना चाहिए था वो तो जाना चाहिए था हुकूमत पंजाब तक, तो वहां तो नहीं पहुंचा। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि आप देखें कि एक डिस्प्रोपोर्शनेट लेवल के ऊपर जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो खुद एक सवालिया निशान है। और जब से पीडीएम हुकूमत आई है तो 1 साल हो गया, उसमें आप देखें कि बहुत ज्यादा हाई हैंडेड एक्शन हो रहे हैं कि जहां पर मतलब सुई से काम चल सकता है वहां पे भाला मारते हैं। अच्छा आमिर साहब, मैं पता कराने के लिए माजूद चाहता हूं, एक ब्रेक पर मुझे जाना पड़ रहा। तो
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को हम सुन रहे थे। आमिर रज़ा साहब, मौलाना कहते हैं कि जी ये खुसूसी सलूक किया जा रहा है इमरान खान के साथ, क्या आप भी इसको खुसूसी सलूक समझते हैं? जैसे कि देखिए, अभी राजा आमिर ने जिस तरह बात की कि किस तरह से उसमें झोल था, इस अरेस्ट में वारंट नहीं दिए गए, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन बनाने की जो चीजें होती हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है मतलब है कि ये जितने पीडीएम के रहनुमा हैं वो एक जो इनको मौका मिला है फेस सेविंग का, सियासी हिद्दत को कम करने का, उसमें इनको लगता है कि दिलचस्पी नहीं है। ये चाहते हैं कि हालात खराब हो जाए। अब इनका लबो लहजा देख लें, सब एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। जो पीडीएम का रहनुमा आकर वक्फे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसकी एक ही लाइन ऑफ एक्शन है कि आप सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा करें, आप जनाब ये क्वेश्चन करें। देखिए, एक बड़ा फर्क है, एक आदमी जिसने वाकई अरबों रुपए की चोरी की हो, उसका एक माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो अपने आप को अदालत में सामना करने के लिए जाता है, उसको पता होता है जी मुझे अरेस्ट भी करेंगे। लेकिन एक आदमी जिसके ऊपर मतलब है कि कहते हैं ना कि फ्रिमजी से चार्जेस हो, उसके मज़ाहमत भी होगी, उसके कारकुन उस पर शोर भी मचाएंगे। तो यहाँ पर एक कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मिजाज का फर्क है कि यहाँ पर मैं नाम नहीं लेता कि एक बड़े सियासी रहनुमा उन्होंने कहा जी हमारी हिकमत अमली ये होती है कि हम फाइल पे गर्द पड़ने देते हैं। जितनी ज्यादा गर्द पड़ती है उसका मतलब ये होता है कि केस जो है कमजोर हो गया, तो उसमें आप देखते हैं कि आईओ रिटायर हो गया और जी फला चीज ये हो गई, और वो फिर निकल आते हैं, वो जो है पूरे के पूरे कहते हैं कि रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं अदालत से। एक तो ये रवैया होते हैं जो तजुर्बेकार हमारे आजकल के सियासतदान है जिनका बेशतर का ताल्लुक पीडीएम से है। एक तरफ जो है मतलब है कि जाहिर है कि ये लोग तो फिर इसमें शोर मचाएंगे, क्योंकि इनके जहन में असद साहब ये है कि बजाय इसके कि आप चीज़ों को जमहूरी अंदाज में, कानूनी अंदाज में, आइनी अंदाज में हल करें, मुल्क को आइन की पटरी पे चलाएं। आप जो है अगर इंतकाम की सियासत करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जनाब आइन के नाम पर आइन चिकनी हो रही हो, इंतखाबात ना हो रहे हों, एहतसाब कवानीन को आप एक तरफा तौर पर तब्दील कर दें, आप जो है इमरान खान से बदला लें, आपका मंशा ये हो कि पलड़े बराबर करने का उनका मंशा ये हो कि जी इमरान खान को उसी जगह खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे नवाज शरीफ है, और नवाज शरीफ और इमरान के ऊपर जो इल्जामात हैं, जो जराइम है, उनमें जो जमीन और आसमान का फर्क है, उस पर ये बात करने को तैयार नहीं है। बात ये होती कि अगर फर्ज करें अलकादिर यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा बहुत बड़ा केस है, फर्ज करें, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, इस तरह की करप्शन है कि भाई वहां पर यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के तहत बनती है, ठीक है ना। ट्रस्ट का मतलब ये होता है किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती। अगर इमरान ने कोई वो लेकर मतलब फायदा लेकर दुबई में प्रॉपर्टी बना ली होती जैसे जाग डार के खानदान ने किया, एवन फील्ड खरीद लिया, तो आप कहते करप्शन हुई है। तो यहाँ पे कैसी करप्शन है? फिर दूसरी बात ही कैबिनेट का फैसला है, उसने फैसला किया जी जो पैसे आ रहे हैं लंदन से, अमरीका वो बरतानिया से, ये अकाउंट ए में चले जाएं। आज की कैबिनेट ये फैसला करे जनाब वो रकम उठाकर अकाउंट ए से गवर्नमेंट के बी में डाल दें, बात खत्म हो जाती है। तो असल अच्छा फिर ये कोई सवाल नहीं कर रहा कि जिस शख्स पे इल्जाम है रिश्वत देने का, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा। अच्छा उसके ऊपर इसी किस्म के इल्जाम कराची के सिंध हुकूमत सिंध पर भी हैं, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इस चीज में हर चीज में धुंधली है, हर चीज में कहते हैं शफाफियत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना इस वक्त हम खतरनाक मोड़ पर आ गए थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू हुई थी, उससे एक लोग पीछे हटेंगे, ठीक है ना, फिर वहां पे गुफ्तगू का मौका मिलेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो हमारे इदारे हैं, अदलिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाक फौज है, ये लोग अपना एक किरदार अदा करते हुए ये जो कोशिश हो रही है ना कि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान का जो मजबूत तरीन इदारा है उनको एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करती है, मुल्क के लिए नुकसान दे, तो कोई बीच की राह निकालनी चाहिए। और जहाँ पे जाहिर है कि पीटीआई गलत समझेंगे उसके कारकुन कि जी फौज उनकी मुखालिफ और फौज के अंदर ये तासुर नहीं होना चाहिए कि कोई सियासी जमात जो उनकी दुश्मन है, क्योंकि मुल्क सबका है, साझा है, हमें एक हल की तरफ जाना चाहिए, जो मुझे नजर नहीं आता कि पीडीएम के लोग जो हैं उसमें संजीदा हैं। जी असद जी बिल्कुल सही है। आमिर राजा मेरे पास अब ये जो चीज़ अभी मौलाना फजल रहमान सवाल उठा रहे थे, वो कैसे क्या अदालत के अहाते से आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? तो कोई मिसाल है, कोई आज तक गिरफ्तार हुए हैं पहले लोग? देखिए कोशिश की, इसी नैब ने कोशिश की, लेकिन फिर वो उसमें वो गिरफ्तारी रिवर्स हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको गिरफ्तार किया उसको कहा कि फ़ौरन रिलीज़ करो, और जिन्होंने गिरफ्तार किया नैब वाले उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया कि जनाब ये सैंक्टिटी ऑफ कोर्ट्स है, जैसे कि शुरू में बात हुई, आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फजल रहमान साहब पीडीएम के सदर हैं, ठीक है, आज बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान साहब को भी कहा गया कि जी आप बैठ के आपस में डायलॉग करें। अब देखिए ना, ऐसी सिचुएशन में जब पीडीएम के सदर इस किस्म की बातें करते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट जो डायलॉग की बात करती है, मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे डायलॉग होगा। इससे पहले जब इलेक्शन पिटीशन चल रही थी, इलेक्शंस का मामला ये पंजाब और केपी का, तब भी कहा गया, फिर एक कमेटीज बनाई गई और अल्टीमेटली हमें नज़र आया कि शाह महमूद कुरैशी आते हैं कि जी हमने तो डायलॉग करने की बड़ी कोशिश की, बड़ी लचक भी दिखाई, लेकिन जवाब में हमें इसाक डार साहब की तरफ से कोई इशारा तक नहीं मिला, बल्कि हम 4 कदम पीछे चले गए। तो अब ये जो बात की जा रही है कि जी इमरान खान साहब की, आज भी अदालत में बात हुई कि जी आप वो जाने से पहले आपने एक ऑडियो या वो एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कराया था। अब वो रिकॉर्डिंग में क्या था कि जी मुझे अगर आपने अरेस्ट करना है तो मैं खुद आ जाऊंगा। ये जो आपने इस किस्म की सिचुएशन करते हैं 2000 आदमी ला के और इस तरीके से, वो ना कीजिएगा, मुझे वारंट दिखाइए, मैं हो जाऊंगा। लेकिन उसके बरक्स अब आज हम जो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे किस किस्म के इल्ज़ामात, वो मरियम क्या है उनका नाम, औरंगजेब, वो कहती हैं कि जी डायरेक्ट एक तरह की धमकी देती हैं, कहती हैं कि जी ऐसे फैसले आए तो आपके घरों को भी आग लगा दी जाएगी, जिसका जिक्र अगर आप आज अदालत में थे तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें तो घरों पे को जलाने की, आपके घर पे कब हमला हो रहा है, हमला हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा डायलॉग। अब बात यह है कि जी जब कॉन्टेम्प्ट होती है तो अब फिर मुझे लगता है कि अब वो जो रिस्ट्रेंट सुप्रीम कोर्ट दिखा रही है वो एक लिमिट तक होगी, उसके बाद ये कॉन्टेम्प्ट शुरू होंगे। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हारून रशीद साहब, ये बताएं कि अब ये जो कल बेल के लिए इमरान खान जाएंगे, इस तरह के केसेस में कितने इम्कानात होते हैं बेल के रिजेक्ट होने के या मिल जाने के? ज़्यादा चांसेस तो यही होते हैं कि कोर्ट प्री रेस्ट बेल दे देती। ठीक, किसी कोई मैटर ऐसे होते हैं कि जिनमें मर्डर केस हुआ या अदरवाइज कोई सीरियस अदरवाइज नेचर के केस हों तो उनमें शायद ना हो, लेकिन उनमें भी अमूमन अगर ज़्यादा ना दें तो थोड़े अरसे के लिए दे देते हैं, लेकिन उनमें भी दे देते हैं। तो बेल होने के इम्कान ज़्यादा हैं जी। तो कल फिर अदालतों पे चढ़ाई हो जाएगी कि जी ये देखिए लाडले को बेल मिल गई है। ये तो फिर दोनों तरफ से होगा। दोनों तरफ से कहाँ से होगा? पीटीआई की तरफ से भी होगा। क्योंकि अभी मौलाना फजल रहमान की बात तो आप सुन रहे थे ना, उन्होंने कहा कि जी अदालतों से तो पहले भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, होते भी नहीं ये बात। अच्छा, गिरफ्तार हुए हैं तो फिर उसके फैसले प्रेसिडेंट तो इन राइटिंग नहीं होते, वो इसी तरह शॉर्ट होता है कि वो किसी बंदे ने उठा लिया तो उठा लिया, वो नोट नहीं होते, वो चैलेंज नहीं होते। ये तो चैलेंज हो गया था, तो इसलिए नहीं। 2-3 फैसले तो आज सुप्रीम कोर्ट में हवाले आए ना, सैफुल्लाह केस और अली मूसा गिलानी का केस, की पार्किंग से भी उठाया तो अदालत ने, बल्कि गिरफ्तार करने वालों को सजा भी हुई है कि आपने अदालत से गिरफ्तार कैसे किया? स्टील मिल वाला हुए। लेकिन ये तो डिपेंड करता है, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है कि वो ऑर्डर नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट जस्टिफाइड थी। वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, तो उनके हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट से जाके हो गया ना, तो फिर वो ऐसे तो बेशुमार केसेस होंगे कि लोअर जुडिशरी के फैसले जो हैं हुआ है तो वो भी जुडिशरी हाई कोर्ट से आके सेटल गई है, तो वो कल जाके बेल दायर कर दें, तो ऑलरेडी दायर हुई। अच्छा, एक अमेंडमेंट जो आई थी नैब कानून में राय साहब, उसमें ये भी था कि ऐसे फैसले जिसको काबीना ने डिसाइड किया हुआ है और उन फैसलों को जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। और ये पीटीआई के ज़माने में शायद ये अमेंडमेंट आई थी, हमने बड़ी तनकीद भी की थी, और उस पर फिर ये जो रमज़ान शुगर मिल वाला था वो भी उसमें आ रहा था कि जी ये भी इसके लिए फ़ंड जो है वो रिलीज़ करवाया गया था, काबीना ने इसको प्रूव किया हुआ है, तो इसलिए उसमें ये नहीं आएगा। और इनिशियली एक पटिशन तैयार भी की थी उन्होंने, लेकिन फिर ये वाली ग्राउंड नहीं ली थी उस वक्त के जी इस पर एक सियासत शुरू हो जाएगी। तो ये कानून मौजूद है अभी, इसमें कोई तब्दीली हो गई हुई है? पीटीआई के दौर में तो एक ऑर्डिनेंस था वो जो बाद में ख़त्म हो गया था, अब तो एक एक्ट बन गया है जो कि नैब अमेंडमेंट एक्ट 2022 कहलाता है। उसमें नैब की जुरिस्डिक्शन है, नैब को उन्होंने कह दिया कि आप इन केसेस में आपकी जुरिस्डिक्शन है, आपके दायरे इख्तियार में आते हैं, जिसमें अगर कोई ऐसा फैसला है कि जो कि कैबिनेट ने किया है, जो कि सूबाई कैबिनेट ने किया है, जो कि ईसीसी ने किया है, जो कि
और कुछ उसमें है, इवन स्टैंडिंग कमेटीज़ तक का है कि उनको नैब के दायरे इख्तियार में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि ये जो उनसे हैं ये इकट्ठे डिसीजंस होते हैं। अब अगर आप कैबिनेट के डिसीजन को देखेंगे तो कैबिनेट में एक शख्स तो फैसला नहीं करता। कैबिनेट मीन्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू लेके लाइक आजकल तो 80 मिनिस्टर हैं मेरे ख्याल कैबिनेट में, तो फिर वो 80 के करीब लोगों को आप कैसे देखेंगे कि जी किसने क्या 80 के 80 के खिलाफ केस चल पड़ेगा। अगर वो केस चलेगा तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें असल चीज़ ये है कि नैब के लॉज को भी रिफॉर्म करने का कि जी आप उस मिनिस्ट्री को फिक्स करें, उस मिनिस्ट्री जिसने ये तमाम इनिशिएट किया है तो इसको अगर फिक्स करेंगे तो फिर वो चलेगा। लेकिन फ़िलहाल कैबिनेट जो मौजूदा कानून है उसके तहत कैबिनेट के डिसीजन जो कि इस केस में हो चुका है, ये जो डिसीजन हुआ था कि इसको एक आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दें, ये कैबिनेट के अप्रूवल के साथ है। तो ये जो बेल का आपका सवाल था ना, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए तो इसमें बेल यकीनी तौर पे नज़र आ रही है मेरिट्स के ऊपर, केस के अपने मेरिट्स पे, कि ये केस इतना कमज़ोर है कि इसमें किसी तरीके से भी इनको बेल जो सी है वो रिफ्यूज़ नहीं की जाएगी। और अगर रिफ्यूज़ की जाती है तो फिर हम समझते हैं फिर वो अदालतों में आएंगे, ऊपर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और फिर भी ये जो तनकीद है ये तनकीद तो होनी है। ये तनकीद इसलिए हो रही है जो पीडीएम की तरफ से कि आपने वो फेमस इनका बयान ये सुना होगा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ये भी सलाखों के पीछे हों, ये भी नैब के अंदर हों, और फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो अब अगर वो वाली कोई कोशिश की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड रेफरेंसेस को छोड़ दें, उस चक्कर में अगर अंदर करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर अदालतें इस चीज़ को नहीं इजाज़त देंगी। और ये जो कहा जाता है उनके केसेस, इमरान खान के आज भी अदालत में बात हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अब आप पॉलिटिकल फिगर हैं तो पॉलिटिकल फिगर्स पे केसेस तो बनते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी बनते हैं, 140-150 केसेस नहीं बनते। और जो वो केसेस हैं उनको तो इनसे कंपेयर ही नहीं किया जा सकता कि जो एवनफील्ड के या कि जो सरे महल के या ओमनी ग्रुप के या रमज़ान शुगर के या माफियास के केस हैं। इधर क्या केस वो हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि नैब ने एक कमाल किया है कि नैब ने वो जो कहते थे कि जी हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो भाई आप इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, आपको पता ही नहीं कि अरेस्ट कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किधर कर रहा है, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के क्या अंडर हैं कि आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो उसने माशाल्लाह 1999 से बनी है और तब से लेके आज तक वो जो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करती रही हर दौर में, उस अपने तुर्र इम्तियाज़ को बराबर रखा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा कि एक दौर में, हर दौर में वो इसी के लिए इस्तेमाल हुई और माशाल्लाह आगे जा रही है। और आपके इल्म है कि एक चेयरमैन ने हालिया रिज़ाइन किया, गालिबन ऐसे ही लग रहा था कि जो हमें पता चल रहा है कि उन्हें प्रेशर था कि आप इस किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाइए, जिस पे उन्होंने कहा नहीं मेरा एक करियर है, मैं जा रहा हूँ। और अब हमने देखा कि केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसको अदालतें अभी देखेंगे आप कि इन केसेस में जान आपको कहीं नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। आमिर रज़ा साहब, आज जो तनकीद हुई है चीफ जस्टिस पे और सुप्रीम कोर्ट पे, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और बड़े सख्त अल्फाज के साथ हुई हैं। ऐसा लगता है उन्हें ये उनके जहन में है, ये सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करने वालों के, कि आज 11 मई है और 3 दिन के बाद 14 मई है और 14 के बाद फिर 15 मई भी आना है, और वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो पहले से ही क्या माहौल बनाया जा रहा है अदालत के खिलाफ? जी पहले से क्या मतलब, ये वाकई नहीं भी था तब भी आप याद करें कि बड़ा जो है नून लीग के रहनुमा जितने खुसूसी तौर पे, खैर पीपल्स पार्टी भी करी, लेकिन नून लीग के अंदर जो आपको जारहानापन नजर आते हैं वो दीगर पीडीएम की पार्टीज में उतना नहीं है गालिबन। पीपल्स पार्टी की तरह एक आंच कम है। फिर उसी राग में आ जाते हैं शामिल मौलाना साहब भी अदलिया पे तनकीद करने के लिए। तो बात ही कि बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि असल जो अब बड़ा एक केस आएगा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होगा। क्या वो नरम दिली का मुजाहरा करेगा, डिस्प्लेन का मुजाहरा करेगी, या वाकई आइन शिकनी हुई है ना कि भाई 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए, अदालत का वाज़ेह हुक्म है कि 14 मई को होने थे लेकिन नहीं हुए, आपने फंड्स रिलीज नहीं किए और आपके पास कहते हैं ना फौज बुलाने के लिए दीगर मौके हैं, पैसे खर्च करने के लिए आपके पास दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। ये तमाम चीजें आएंगी और उसमें सबसे बड़ा बात आएगी कि जो पार्लियामेंट के अंदर तकारीर हुई, पार्लियामेंट से बाहर तकारीर हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रवैया अपनाती है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए मौका दिया है सियासतदानों को कि बातचीत करें, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।
अब अदालत के सामने एक सवाल होगा कि जनाब क्या वो रद्द-ए-अमल देगी, क्या वो फॉरगेट एंड फॉरगिव होगा, जो मेरे ख्याल में हो सकता है कि राय बने, और एक ये भी हो सकता है कि नहीं जनाब हमें अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना है। और यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना कि एक तकरीर में कहा गया था कि जी हम एक और वज़ीर आज़म को बल्ली नहीं चढ़ने देंगे, बात ये है कि सियासी शहीद जो होता है वो असूलों की बुनियाद पर होता है, अवाम दोस्ती की बुनियाद पर होता है। यहाँ पर PDM के जितने रहनुमा जो उनकी पोजीशन है, मैं समझता हूँ वो एक तरह से अवाम दुश्मन भी है और आइन के और तारीख के खिलाफ भी है। तो यहाँ पर सियासी खुदकुशी हो सकती है, सियासी शहादत जो है वो नसीब होना मुझे मुश्किल नजर आती है। लेकिन खुदा करे कोई म्याना रवी का रास्ता निकले जो कि होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मजीद तसादुम का, टकराव का, इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं, पहले ही बहुत पीछे हो चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल में सियासतदानों के हाथ में जो खिलौना बना हुआ है PDM के पाकिस्तान, उससे निकलने का वक्त आ गया। और सोचे हमारे इदारे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, लोगों में कितना गम और गुस्सा है, किस तरह से इस चीज को संभाला जाएगा। तो आप ये कहते हैं ना बदनवानी का बोझ उठाकर इस तूफानी दरिया से को अबूर नहीं कर सकते। आपको साफ शफाफ हुकूमत चाहिए और उसके लिए इंतखाबात जो है मसाइल का हल यकीनन नहीं है, लेकिन पहला कदम है मसाइल को हल करने के लिए। इंतखाबात जितनी जल्द होंगे, साफ शफाफ होंगे, फिर कोई भी पोलिटिकल पार्टी आ जाए, कोई सियासी जमात आ जाए, लोग खुदा करे मौलाना फजल रहमान को जो है 2/3 अक्सरियत दे दें, हमें कोई उस पर इतराज नहीं है, अवामी नेशनल पार्टी को दे दें, किसी को दे दें, लेकिन इंतखाबात हो और जो जिसको अवाम चाहे उसको आप आने दें। फिर अवाम, क्योंकि अभी बड़े सख्त फैसले करने, पॉपुलर फैसले नहीं करने, सख्त फैसले करने मईशत को ठीक करने के लिए, तो वो ये हुकूमत नहीं कर सकती। इसको अगर इलेक्शन सामने नजर आ रहा होगा तो ये नीम हकीम होगा, कभी एक फैसला करेंगे, कभी उससे पीछे हटेंगे, तो मुल्क मजीद गहरे गड्ढे में चला जाएगा। तो हमें उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। रिफॉर्म्स की पाकिस्तान को जरूरत है, हमारी तमाम तर तवज्जो असद साहब, हमारा हर प्रोग्राम मईशत पे होना चाहिए, रिफॉर्म्स पे होना चाहिए, लेकिन उसी वक्त होगा ना जब मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी होगी, इस्तेकाम होगा। वो आके नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल में बतौर पाकिस्तानी मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे मिडिल क्लास के लोग, उनके पास कुव्वत खरीद खत्म हो गई। एक जो 25-30 हज़ार रुपए कमाता है आदमी, वो तो बिल्कुल लुल गया। जो जिसने कभी भीख नहीं मांगी थी, वो आज लोगों से मदद का तालिब हो रहा है। आप सोचिए तो अवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है। 50% फूड इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, 48 पॉइंट ऑफिशियल है, 48% तो जो भी पिछले हफ्ते का फिगर आए थे, और पिछले माह की 38% थी। आप कहाँ लेके मुल्क को जा रहे हैं? आज जो डॉलर गिरा है, मतलब 300 रुपए छू लिए, जो हमें कभी नामुमकिन नजर आता था। आप सोचें कि यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लोग कहते हैं जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ से मैं कराची में हूँ, बिजनेसमैन से बात होती है, वो कहते हैं वेल्थ ड्रेन हो रहा है, यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है कि लोगों को भरोसा नहीं है इस हुकूमत पर, इस रियासत पर। अब तो उसको रिस्टोर करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाएं, हम खतरे में हैं इस वक्त। तो ये आप इनकी इंतकाम और पलड़े भाई बराबर करने के चक्कर में पाकिस्तान को बर्बाद ना करें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और आज जो हारून साहब कहा, चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान को मुखातिब करके, उन्होंने कहा कि प्लीज ओपन डायलॉग विद योर ओपोनेंट्स, और ये हम आपसे दरख्वास्त करते हैं। आज इसका भी खैर बाहर मजाक ही उड़ाया गया। सियासतदानों ने कहा कि चीफ जस्टिस का काम दरख्वास्त करना नहीं, ऑर्डर सुनाना होता है, अभी हम देख रहे थे। तो आपके ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर रही है कि डायलॉग ओपन हो और ये जो कशीदगी का माहौल है ये खत्म हो, क्या सुप्रीम कोर्ट ये सही नहीं कर रही है आपके ख्याल में? नहीं, हम तो ये चाहते थे कि सारी पार्टीज कंसेंसस के साथ किसी एक एजेंडे पे आ जाएं, एक ओपिनियन पे आ जाएं कि ये इलेक्शन कब होने हैं और किस तरह होने हैं, और दोनों इकट्ठे होने हैं। लेकिन जो पार्टीज का आपस में जो रवैया है, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहती, दूसरी पार्टी पहली के पास साथ नहीं बैठना चाहती, तो जब तक ये मामला ठीक नहीं होते नहीं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की इस कोशिश का मजाक उड़ाया जाना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो वैसे भी एक ओपिनियन ही बस आ गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर हो सके, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आर्डर तो नहीं है। उन्होंने तो एक ओपिनियन दी है कि आपस में बैठ जाए। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर वो नहीं बैठते तो आप ही फुल बेंच बैठा दें। अगर फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर कर दे, जो भी मसाइल हैं उनको उस इश्यूज को रिजॉल्व कर दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी उतनी जिम्मेदारी है। सही बात, फिर फुल कोर्ट ऑर्डर पे फुल कोर्ट पे आ जाती है राजा साहब। और देखें जी, अभी आप और अभी तो ये जब कल और मतलब इलेक्शंस के दिन आएंगे तो ये दोबारा ये वाला हम सुनेंगे डिमांड फुल कोर्ट वाली। देखिए असद, नेक्स्ट वीक की आपने बात की जी, 15 आ रही है। आप एक चीज को जरा नोट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने अहाते जो अदालती है उसकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर रही। कह रहे हैं कि जी इस तरह हम नहीं छोड़ेंगे कि उसकी बेहुरमती हो और उसका तकद्दुस ऐसे हो। और
तो अगर उनका फैसला है, अगर उनकी जजमेंट है जो कि उनकी मेहनत से वो है, क्या वो उसकी पामाली, क्या वो उसको इस तरीके से उसको रोंदा जाए, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? मैं समझता हूँ कतई नहीं करेंगे। और आईन पाकिस्तान भी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अंडर आर्टिकल 189, 190 वो उसको इम्प्लीमेंट होना है, उस पर अमल दरामद होना है। और ना होने की सूरत में जो बात की जा रही है कि एक वज़ीर आज़म साहब तो जा चुके हैं ना, वो एक ख़त लिखने की बात थी, तो यहाँ तो पूरे फैसले के फैसले हैं और फैसले के हैं कि जो आईन पाकिस्तान कहता है इलेक्शंस की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो सी है वो बड़ा बारहा कह रही है कि अगर आप अपने पॉलिटिकल सॉल्यूशंस का हल नहीं लेंगे, एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये पॉलिटिकल जो सी यहाँ पे मसाइल के साथ साथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल आप बन चुके हैं। जो पॉलिटिकल मसाइल हैं उसका हल अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं करती, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज बन गए हैं उसका सुप्रीम कोर्ट लाजमी हल करेगी और इजाज़त नहीं देगी कि आईन पाकिस्तान को रोंदा जाए या आईन पाकिस्तान में जो थर्ड पिलर है या जो ऑर्गन है उसकी कोई तस्हीक की जाए, उसके कोई राइट्स कम किए जाए और उसको डिसफंक्शनल कर दिया जाए या उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम किया जाए। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये बार बार जो कहा जा रहा है कि बैठ जाए, तो ये एक लिमिट ऑब्वियसली होगी और लिमिट मीन्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। बट जहाँ पे आईनी बात आ जाएगी, कानूनी बात आएगी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में हमें नहीं नज़र आएगी। और इंशाअल्लाह वो जो हमने 70 साल में नज़रिए ज़रूरत वाला चैप्टर देखा है, हमें वो बंद होता हुआ नज़र आ रहा है और वो मुकम्मल तौर पे आपको उस पर ताले न लगेंगे इंशाअल्लाह। सही है। मुख्तसरन आमिर ज़ा साहब ये बता दीजिए कि क्या हमने पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है, और ये इतना अफसोसनाक था कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, ये इससे कुछ सीख लिया है हमने, या क्योंकि इमरान खान पे केसेस 145 हैं, फिर किसी केस में गिरफ्तारी हो सकती है, फिर क्या यही होगा, ये रिपीट हो सकता है, या तमाम पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सीखा है कि जी ये रास्ता ठीक नहीं है, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि ये रास्ता ठीक नहीं है और कुछ और तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए? मेरे ख्याल में सबक हासिल करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सीखा या नहीं सीखा, लेकिन हमारी और आपकी दुआ होनी चाहिए कि जनाब खुदा करे इनको समझ में आ जाए, ये आग से ना खेलें, आग को भड़काएं ना, आप जो है मतलब बिल्कुल इंसाफ करें, मुल्जिमों को पकड़ें भी, सब कुछ सजा भी दें, मुकदमे भी चलाएं, लेकिन आपको साथ साथ जो है कुछ अकल सलीम का भी मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, बहुत ही प्रोवोकेटिव अंदाज था, आप उनके साथ बदसलूकी की गई, बदतहजीबी की गई, धक्के दिए गए, ये नहीं होता। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से मतलब है कि फिर रेंजर्स ने वहां पर मतलब शीशे तोड़ रहे थे, तो ये कहाँ होता है? तो वो जो बात है सवाल की तरफ कि जनाब कि क्या सीखा, सबको सीखना चाहिए, हमारी हुकूमत को सबसे ज्यादा सीखना चाहिए, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सीखना चाहिए, हमारे जो आईजी पुलिस है वो अपने डाउन द लाइन बताएं कि भाई शहरियों से किस तरह सलूक करते हैं, आप कॉलोनियल इदारे बिल्कुल सही है। आप तमाम सियासी बातों को कम से कम इस नुक्ते पर तो मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि जो कुछ हुआ है ये दोबारा ना हो और इसका माहौल दोबारा ना बने। आप यही कहा गया इमरान खान से कि अपनी कमिटमेंट जो है वो कानून के लिए शो करें, अगर कानून के मुताबिक गिरफ्तारी होती है तो उस पर यह सब नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, और दूसरा यह है कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारियां भी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर ज़ा साहब, हारून साहब, आपका भी, राजा आमिर अब्बास साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।